सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। जितने भी भाई बहन हमारे आ चुके हैं इन सबका स्वागत और अभिनंदन हमारे इस बैच में। और अब हम लोग रिवीजन करेंगे फटाफट आज, क्योंकि आपका टेस्ट भी लगा हुआ है, एस ब्लॉक का टेस्ट लगा हुआ है, तो एस ब्लॉक का टेस्ट आप दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप जो हैं वो जल्दी से जल्दी रिवीजन आज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि भाई सब कुछ हो जाए, लेकिन भाई बड़ा स्लॉट रहता है। फिर भी अगर कोई चीज़ जरा भी इधर उधर होती है, आपको लगती है, तो आप मुझे तुरंत बताइएगा कि सर ये है, तो मैं उसको बाद में भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कल आपको ये सब चीज़ें रिवाइज करा दी थी, आपको पता होगा। टेस्ट आज फिर रिमाइंड करा देता हूँ आपको, अच्छे ढंग से रिमाइंड करा देता हूँ कि आज टेस्ट। सभी को सादर नमस्कार, खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। और ये भी बता देने की कोशिश करूंगा कि तैयारी अपनी बिल्कुल अंजाम पर रखिए और तैयारी में कोई कसर नहीं करिएगा, क्योंकि सब कुछ शेड्यूल्ड है और सब मैंने टेस्ट मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन है। अब प्रॉपर प्रिपरेशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना और समझना ना आपको है और ना मुझे है। अब सिर्फ और सिर्फ मौकाए वारदात पे घटना को अंजाम ये देना है कि हमें पूरी परीक्षा के पेपर को मजबूती के साथ अटेम्प्ट करना है। और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जितनी तैयारी मजबूत होगी उतना ही हमारे हौसले भी बुलंद होंगे। जितनी तैयारी मजबूत होगी उतना कॉन्फिडेंस होगा, जितनी तैयारी में ताकत होगी, जितने क्वेश्चंस करने की क्षमता हमारे अंदर होगी, उतना हमारा वजूद भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और अपने को एक अच्छा फील भी हम कर पाएंगे, कि जिससे हम ये कह पाएं कि वी आर सेलेक्टेड वन। हम किसी से मात नहीं खाएंगे, हम किसी से चोट नहीं खाएंगे, हम चोट दे करके आएंगे। तो ऐसी अगर आपके अंदर जज्बा है, ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है और ये जुनून है जो आप लोगों में बरकरार रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं कि ये जुनून आपके अंदर 100% पैदा रहेगा जब तक ये एग्जाम न हो जाए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली पर चल रहे थे, यानी कि बात हमारी ऑक्सीजन फैमिली पर है। अब यहां पर मैं हेडिंग बना देता हूं, ऑक्सीजन फैमिली। तो देखिए ये फैमिली है और अभी मैंने बताया था कि आपको रिएक्शंस भी करा दूंगा, तो आज आपको धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूं, अपने रिवीजन की तरफ आगे चल रहा हूं। मैंने बाकी सब टॉपिक आपको रिवाइज करा ही दिए हैं, धीरे धीरे सब चल ही रहा है। देखिए अब आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन फैमिली में क्या आपको याद कर लेना है। एक तो ऑक्सीजन फैमिली में जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, बाकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही रहना चाहिए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक, वो बहुत बड़ी बात और नहीं होगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो ऑक्साइड में ऑक्साइड में -2 शो करता है, परऑक्साइड में बताएंगे कितनी शो करता है, परऑक्साइड के अंदर और सुपर ऑक्साइड के अंदर। बताइए फटाफट, सुपर ऑक्साइड के अंदर फटाफट आप बताएंगे। तो परऑक्साइड के अंदर -1, ठीक, शाबाश, -1 होती है। सुपर ऑक्साइड के अंदर कितनी होती है? -12 होती है, वेरी गुड, शाबाश, हाफ होती है। और नॉर्मल अगर ऑक्सीजन जैसे O2 है, अगर हम लोग O2 बोलेंगे तो ऑलरेडी पता है 0 हो जाती है, वेरी गुड, शाबाश। और डाईफ्लोराइड में कितनी होगी? डाईफ्लोराइड में अगर हम बात करेंगे तो डाईफ्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो जाती है? OF2। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी दे देता हूं तो OF2 में +2 हो जाती है, याद आया आपको। और O2F2 में अगर मैं कहता हूं, मोनोफ्लोराइड में कहता हूं, तो यहां पर ऑक्सीडेशन, ये मोनोफ्लोराइड बोला जाता है, डाई नहीं है, ये मोनोफ्लोराइड बोला जाता है। यहां पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है। जबरदस्त है, याद आपको करना चाहिए जरूर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इनके जो कंपाउंड हैं उनको थोड़ा सा नजर डालें उनके ऊपर, तो इनके हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो एक तो आपने H2O सुना है, एक H2S सुना है, एक H2SE सुना है, एक H2TE सुना है और एक H2PO को छोड़ दिए, टी तक हम लोग रहते हैं। तो आपको एक चीज जरूर याद रहना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है, लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा माना जाता है। तो यहां पर मैं एक काम ये कर देता हूं कि H2O एक्सेप्शन में है, तो इसको ऐसे न लिख करके मैं ऐसे लिख दूं कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। उससे कम फिर H2TE का हो जाएगा, उससे कम फिर H2SE का हो जाएगा, उससे कम H2S का हो जाएगा।
ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वोलेटाइल नेचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वोलेटाइल नेचर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ आता है, लेकिन H2S का ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा H2O का सबसे कम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ फंसी हुई है। उसके बाद H2TE का हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे घट रहा है, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा लेकिन वाटर का सबसे कम हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर घटेगा लेकिन वाटर का सबसे कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर फिर H2SE आ जाएगा, उसके बाद H2S आ जाएगा। ये वोलेटाइल नेचर की बात हो रही है कि यहाँ पर वोलेटाइल नेचर, याद आ रहा है ना, वोलेटाइल नेचर, ठीक, याद रखना। क्योंकि अब इसका कम क्यों हो रहा है पता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये ज्यादा क्यों हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसमें वही एक रीजन परफेक्ट। एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं। एसिडिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर सब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे कहूंगा कि सबसे पहले मैं नीचे तरफ बढ़ने का मतलब हुआ कि H2O लिख देता हूँ, फिर H2S लिख देता हूँ, फिर H2SE लिख देता हूँ, फिर H2TE लिख देता हूँ। यहाँ पर नंबर 1 एसिडिक करेक्टर क्या होगा बताओ भाई, इंक्रीज करेगा। तो नंबर 1 एसिडिक करेक्टर इंक्रीजिंग में लिखा ही है। रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना कहीं पर भी। और अगर हम ये कहें कि इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर और एसिडिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और कोवेलेंट करेक्टर बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ये छोड़िए। बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर बॉन्ड एंगल और, तो बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज करेगा क्योंकि लोन पेयर दूर भागेगा। तो यहाँ पर एक साथ में इनको कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये H2O H2S ले लिया, और इसके बाद क्या आएगा, H2SE आएगा, और इसके बाद H2TE आएगा। तो यहाँ पर मैंने इस बार जो कंसिडरेशन में लाए हैं बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर मैं बॉन्ड एंगल ले लेता हूँ, याद रहेगा ना भैया, बॉन्ड एंगल याद रहेगा ना भाई, बॉन्ड एंगल। और उसके बाद दूसरी चीज है इसका रिड्यूसिंग करेक्टर भी लाना चाहो तो ऊपर रिड्यूसिंग आ ही चुका है। थर्मल स्टेबिलिटी ला सकते हो, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करेगा, डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करेगा, और थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। एसिडिक नेचर ऑफ डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड की बात करें, आलोक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर SO2 हो गया, यहाँ पर SeO2 हो गया, यहाँ पर TeO2 हो गया, यहाँ पर PoO2 हो गया। ठीक, इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो इनमें आपका एसिडिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, चाहे वो डाई ऑक्साइड का हो चाहे वो ट्राई ऑक्साइड का हो। अगर ट्राई ऑक्साइड का है तो SO3 ले लीजिए, फिर SeO3 ले लीजिए, फिर TeO3 ले लीजिए। इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही जबरदस्त माना जाएगा, ऐसे बात मान लीजिए आप। समझ रहे हैं सभी लोग, एक एक पॉइंट पेपर में क्वेश्चन बन करके आएगा, बिल्कुल रखा मिलेगा आपको। दूसरी चीज आपको ये भी बताऊंगा यहीं पर कि जितने भी एसिडिक करेक्टर होता है ऑक्साइड का, एक पर्टिकुलर एलिमेंट में वो इंक्रीज आखिरकार कर रहा है, क्यों कर रहा है आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट अगर आप लगाते हैं, जैसे एसिडिक करेक्टर इन सब में देखा जाए तो एसिडिक करेक्टर सबसे कम किस में होगा, एसओ में, उससे ज्यादा होगा SO2 में, उससे ज्यादा होगा SO3 में। तो यहाँ पर यानी अगर मैं इसको देखूं तो एसिडिक नेचर जो बढ़ रहा है, यहाँ एसिडिक नेचर में देखूं, ये सब ऊपर से नीचे तक सब एसिडिक नेचर में ही है। ये रीजन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट रीजन है। यहाँ पर इस वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट रीजन है ये बात। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर SO3 सब में ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन समस्या एक है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी डाउन होती चली जाती है। तो ऐसा आप नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात, दूसरी मैं अगर कहूं तो हेक्सा ऑक्सा फ्लोराइड वाले भी अगर कभी आ जाए, सल्फर का फ्लोराइड भी आ सकता है, तो यहाँ नोट कर सकते हो
कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा SF6 की होगी, SF6 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं और एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगी। SF6 भाई, इनके लिए मेहनत और प्रैक्टिस चाहिए, इनके लिए कोई मंत्र नहीं है जो मैं आपको दे दूं। तो इनके लिए आपको बार बार रिमाइंडर अपने दिमाग पर लगाना पड़ेगा कि इनकी स्टेबिलिटी हेक्साफ्लोराइड की जितने भी हैं, कोई भी हो, तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाई है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये पेंटा वाले होते हैं तो, और जैसे अगर मैं सिंपल से बात ये कहूँ कि हाइड्रोलिसिस किसका आसानी से होगा, तो भाई जो कमजोर होगा उसी का हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहीं पर एक ऑर्डर और बना देता हूँ, SF6 और यहाँ पर SEF6 और यहाँ पर TEF6। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जो है वो आपका सबसे अच्छा TEF6 का होगा। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोलिसिस, ये सब ऑर्डर आपको NCERT में नहीं मिलेंगे। ये जो ऑर्डर मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़े ऑर्डर तो NCERT में मिल जाएंगे, लेकिन सब ऑर्डर आपको NCERT में नहीं मिलेंगे। खासकर इनके ऑक्सो एसिड भी थोड़े से याद रखिएगा, ऑक्सो एसिड भी याद रखिएगा। और ऑक्सो एसिड में जो आपको याद रखना है वो मेरे हिसाब से 2-3 एसिड आपको याद रखने। एक तो कैरोज एसिड, मुझे तो जो पेपर में दिखाई देता है वो कैरोज और मार्शल, ये 2 एसिड मुझे PGT में दिखाई देते हैं। और एक ओलियम भी मान सकते हो आप, ओलियम भी आ जाता है। तो चलिए मैं सबका स्ट्रक्चर आपको बता ही देता हूं, इन सबका तो बता ही दूंगा। H2S2O5 हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपका O और OH ले लेता हूं। तो 1 2 3 4 5 H2SO5। तो ये हो गया आपका H2SO5 हो गया। और अगर मैं मार्शल एसिड की बात करता हूं तो यहाँ पर हो गया आपका ये HO, यहाँ पर आपका O हो गया, और यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर आपका ये हो गया S, डबल बॉन्ड O और OH, H2S2O8, H2S2O8। इसको भी आप ध्यान देना। मार्शल, ये पर ऑक्सो मोनो है, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है। नोट करके रखना है ना ये बात। और ये बताओ H2SO4 का एक नाम H2S2O7 का भी जरा सा याद कर लो, और एक आप जो है थायोनिक का भी कर लो, आ जाता है कभी कभी। तो एक तो आप कर लो H2S2O7 का कर लो, जिसे आप लोग ओलियम के नाम से जानते हो। ओलियम कभी कभी ये पूछा गया है, क्यों भाई ओलियम पूछा गया है ना, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इसको आप कर लीजिए। इसको ऐसे करेंगे, इसको बीच में इसमें परऑक्साइड बॉन्डिंग आप बस नहीं बनाएंगे, बाकी आप सब कुछ बनाएंगे। परऑक्साइड बॉन्डिंग इसमें नहीं होती है, ऐसा आप मान लीजिए। 1-2 एसिड और जो आए हैं उनको भी थोड़ा सा मैं रिमाइंडर पर लगा देता हूं, जैसे डाई थायोनस एसिड और डाई थायोनिक एसिड, ये दोनों आते हैं। तो आपको थायोनिक एसिड की बात कर लेता हूं, और डाई थायोनस भी आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक तो डाई थायोनस याद रखो, थायोनस, डाई थायोनस एसिड याद करो, ठीक है। ये भी याद कर लेना जरूरी, क्योंकि ये भी मुझे उम्मीद है कि कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर आप O नीचे मत लगाइए क्योंकि सल्फर 2 लगने वाले हैं। तो यहाँ पर सल्फर आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। और ये आपका OH बैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है डाईथायोनस का H2S2 हो गया, H2S2 और O4 हो गया, ऐसा पूछा जाता है। और थायोनिक की बात करें, थायोनिक डाई लिख दिया धोखे से, यहाँ पर मैं थायोनिक की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ लिख लेता हूं थायोनिक, THIONIC, थायोनिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो थायोनिक एसिड में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या फार्मूला होता है, याद है आपको, H2S2O6 होता है, H2S2O6 होता है। इस बात का ध्यान देना, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है फार्मूला, यहीं पर बढ़ा देना है, कुछ नहीं करना है। इसीलिए मैंने दोनों एक साथ पढ़ाए हैं कि आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े, कम मेहनत करनी पड़े। ठीक, ये हो जाएगा ना, सिंपल कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है,
मुझे जो बताना था मैंने बताया। इसमें एक हाइपो का नाम भी याद रखिएगा, हाइपो का फार्मूला आपको पता है, हाइपो पूछा जा सकता है पेपर में, हाइपो पूछा जा सकता है पेपर में। तो हाइपो का फार्मूला मुझे एक बार बता दीजिए, हाइपो का फार्मूला बता दीजिए क्या होता है, Na2S2O3, यही होता है हाइपो, यही होता है ना हाइपो। इसकी रिएक्शन भी कई बार पूछी गई है, किसके साथ पूछी गई है वो हाथ के हाथ बता देता हूं। जल्दी बताइए। तो ये थायोनिक, ये डाई लगा लो अगर आपको लग रहा है, हाँ डाई लग जाएगा, ठीक है, डाई थायोनिक कर दीजिए, थायोनिक हो गया ना तो डबल करना पड़ेगा, तो डाई कर दीजिए, ठीक है आपकी बात सही है। ठीक, चलिए हाइपो का फार्मूला बता दीजिए, इस सिल्वर के साथ में रिएक्शन आती है ना, चलिए बताते हैं सिल्वर के साथ में। अगर हम लोग AgBr के साथ में इसकी रिएक्शन करा दें तो 2S2O3 डाई नेगेटिव है ना, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Ag ये हो गया और आपका अंदर आ जाएगा S2O3 का होल ट्वाइस, और ऊपर लग जाएंगे यहाँ पर आपके 3 नेगेटिव, 2 ये 1 इसके साथ, ठीक है, और साथ में आपका निकलेगा यहाँ पर Br निकल जाएगा, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर Br आपका नेगेटिव फॉर्म में निकाल दो, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहलाता है। कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब है कि ये जो कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहलाता है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट पूछो पेपर में क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, आया था ना, तो इसलिए ध्यान देना। और उसके बाद मैं आपको बताऊं I2 के साथ भी टेट्राआयोडो की रिएक्शन भी कई बार पूछी गई है। जैसे अगर मान लो आपसे कहें तो ये रिएक्शन भी 2S2O3 की रिएक्शन आयोडीन वाली भी बहुत बार प्रीति पूछी गई है। अगर इसमें टेट्राथायोनेट आयन बन जाता है और साथ में 2I नेगेटिव निकल जाता है तो ऐसा मुझे आभास है कि ये रिएक्शन पेपर में आ चुकी है। अगर आप सोडियम के साथ लिखना चाहो तो सोडियम के साथ भी आप इसको लिख सकते हो, इन मतलब अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। ठीक है, एक रिएक्शन और भी आप पढ़ लेना सल्फर की, जो बहुत अच्छी 6SCl2 के साथ में 16N अमोनिया रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर S4N4 प्लस 2S और साथ में बनते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन भी पढ़ लेना, थोड़ी सी अजीब सी रिएक्शन है, मतलब इसको ध्यान देना। सल्फर के आप जो स्ट्रक्चर हैं वो भी जरूर पढ़ लेना, है ना, ध्यान से। सल्फर के जो ओलियम, वो सॉरी आपका अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, इनको जरूर पढ़िएगा। बाकी रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो चीज मुझे जरूरत लग रही है मैं बताता चल रहा हूँ। 17th ग्रुप में आ जाते हैं, यानी कि अब आ जाते हैं हैलोजन फैमिली में। तो हैलोजन फैमिली से जो मैंने नोट कर पाया है अभी तक, हैलोजन फैमिली से जो मैंने नोट किया है, वो सबसे ज्यादा आने वाला जो पार्ट होता है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इंटरहैलोजन और उनके प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरहैलोजन कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी पूछते हैं, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। यहाँ Cl, यहाँ F, बाकी Br और I एज इट इज आते हैं। ये क्वेश्चन भी खूब आया है, एग्जामिनेशन में खूब आया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और इनकी अगर रिएक्टिंग पावर देखें, रिएक्टिविटी देखें, तो रिएक्टिविटी में हम लोग फ्लोरीन को आगे रखेंगे। रिएक्टिविटी में सबसे आगे फ्लोरीन रहती है, फिर क्लोरीन रहती है, फिर ब्रोमीन रहती है, फिर आयोडीन रहती है। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा, चाहे F2 कर लो, चाहे Cl2 कर लो, Br2 कर लो और I2 ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो क्लोरीन की जो ब्लीचिंग होती है, ब्लीचिंग अगर एक्शन देखते हो तो ब्लीचिंग क्लोरीन की जो होती है वो आपकी कैसी होती है, परमानेंट होती है। ठीक है, परमानेंट ब्लीचिंग मानी जाती है। परमानेंट, एक बार कलर चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। और अगर हम लोग ये कहें कि सल्फ ब्लीचिंग जो होती है, इसको कंपेयर भी यहीं पर कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, तो ब्लीचिंग भैया कैसी हो जाती है, टेम्पोरेरी हो जाती है। ये भी आपको पता रहनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज आपको और भी बता देता हूं, यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयोडीन जो होता है वो क्लोरीन को आयोडीन डिस्प्लेस कर देता है। आयोडीन डिस्प्लेसेस
आयोडीन डिस्प्लेसेस क्लोरीन Cl2 को, मान लीजिए आप, ठीक है, KClO3 है तो मतलब फ्रॉम, अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो फ्रॉम KClO3 लिख सकते हो, रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। ठीक, ध्यान देना, अच्छी इक्वेशन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम लोग आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी पेपर के लिए। देखो जरा ध्यान से मेरी तरफ। सबसे पहले मैंने HF लिखा, HF लिखा, इज ग्रेटर देन HI लिखा, इज ग्रेटर देन HBr लिखा, इज ग्रेटर देन HCl लिखा। इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात कही है मैंने, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा HF का, फिर HI, यानी सबसे ज्यादा HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है, फिर अपने ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन HF का ज्यादा माना जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो फिर ऑर्डर वही रहेगा, HI का सबसे ज्यादा होता है, HF का थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर HBr और फिर HCl। यहाँ पर ऑर्डर ये HF बेचारा यहाँ पर आ गया, तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो HF सबसे ज्यादा, वो लाइन से ही रहेगा, HCl, फिर आपका HBr और फिर आपका HI। ये ऑर्डर जो है वो आपका डाइपोल मोमेंट का है, ये ऑर्डर आपका किसका है, डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी भैया, मान लो आप ये मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल तो लिखे ही है, मोमेंट लिखना है, मोमेंट, ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, HBr की उससे कम, HCl की उससे कम और HF की उससे कम हो जाएगी। कारण आपको पता ही है कि यहाँ पर डिस्टेंस साइज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर थर्मल स्टेबिलिटी तो घटेगी ऊपर से नीचे आने पर, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा HF की होती है, फिर HCl की होगी, फिर HBr की होगी, फिर HI की होगी। इसको हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। अब अच्छा एक चीज और बताओ कि थर्मल स्टेबिलिटी के साथ साथ हम लोग एक चीज और देखें कि रिड्यूसिंग करैक्टर अब बढ़ता चला जाएगा। रिड्यूसिंग करैक्टर अगर आएगा थर्मल स्टेबिलिटी के बाद, रिड्यूसिंग करैक्टर की बात आएगी, तो HF वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, HF कैसा, HI अब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मैं HI को एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोल देता हूँ, फिर HBr को बोल देता हूँ, फिर HCl को बोल देता हूँ, फिर HF को बोल देता हूँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बताओ सही है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट की ये पावर मैं बोल रहा हूँ, बताइए सही है गलत है, बोल बताओ यार, कम से कम बोला करो। एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही रहेगी, HI हो गया, सब लोग बोलो, HBr हो गया, HCl हो गया, HF हो गया, ये एसिडिक पावर भी इसी क्रम में रहेगी, एसिडिक पावर भी इसी क्रम में रहेगी, ध्यान देना, ठीक है। और अगर हम लोग एक चीज और ध्यान दें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट HClO4 एसिड माना जाता है, HClO3 उससे कम, HClO2 उससे कम, HClO ये होता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो मतलब एसिडिक करैक्टर यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैं एसिडिक करैक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का हवाला यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर वेरिएशन करेगी। लेकिन अगर इनमें देखो तो HClO ज़्यादा एसिडिक माना जाता है, HBrO कम माना जाता है, HIO सबसे कम माना जाता है। यहाँ भी एसिडिक प्रॉपर्टी की बात चल रही है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार क्लास है आज का, जलवा आप बिखेरेंगे बिल्कुल, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। तो ये चीज नोट करिए, पेपर में 100% रखा मिलेगा, कोई क्वेश्चन इनमें से आना है निश्चित है, कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा। जो वीक एसिड होता है वो उसका बेस स्ट्रांग होता है, ये बात याद रखना। तो जो स्ट्रांग बेस होगा वो ClO होगा, ClO2 नेगेटिव उससे कम हो जाएगा, ClO3 नेगेटिव और कम, ClO4 नेगेटिव और कम हो जाएगा। यानी अगर हम कहें तो इनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। है ना जबरदस्त क्लास यार, मजा तो आ रहा होगा ना, आज तो कुछ अच्छा फील कर रहे होगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ
बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ यही होती है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक, याद रहेगा ना। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग चलती है, यानी ClO4 ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ClO3, एज कंपेयर, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना, इसके लिए आपको बहुत किताबें इकट्ठी करनी पड़ेंगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जितना मैं इकट्ठा करके लाता हूं आपके लिए। ये बात मान लो अच्छी तरीके से, कोई भी कोचिंग इलाहाबाद के अंदर दावा करता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं, इतनी डीपली नहीं जाएगी आपके लिए। अगर ऑक्सो एसिड्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो जो एसिड स्ट्रांग होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। तो सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका ये होगा, उससे वीक आपका ये होगा, उससे वीक आपका ये हो जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता चला जाएगा, ठीक है। ये बात आप नोट कर लेना, अच्छे ढंग से नोट कर लेना। यहां पर क्या मैंने लिखा, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं आपको ऑक्सो एसिड्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो आपने लिखा है जगमोहन जी, वाई ClO4 इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन आपका अच्छा है, सही है, और ऐसा क्वेश्चन अच्छा लगता है मुझे। देखिए आपने कहा कि स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, आप ये देखिए कि ClO4 जब बना होगा तो HOClO ये ऐसे बनता होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि जो Cl है इसकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहीं पर दिखाई दे रही है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो रखता है उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग, मतलब वो अपने हमेशा कोई भी एलिमेंट जो होता है अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पर मेन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट आप लगाइएगा, ठीक, एक बात याद रखना। दूसरी बात आपको और बता देता हूँ कि फ्लोरीन कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं बनाता, केवल एक ही बनाता है, वो आपको पता होना। फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड, जबकि बाकी अदर बनाते हैं। ये केवल HOF एक बना पाता है, बाकी नहीं बना पाता, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर में भी कुछ नहीं है, सिंपल देखो, ये बताइए, हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखी है ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है जगमोहन जी इसमें? स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा ये है ना, इसकी एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, जो, तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। वीक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर शो करता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर शो करता है। सिंपल सा कंसेप्ट, इसमें बहुत बड़ी चीज यहाँ पर नहीं, ठीक है। एसिड जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, ये नियम आप फार्मूले के हिसाब से याद कर लीजिए। दूसरी चीज आपको और बताऊंगा कि ये चीज तो इंपॉर्टेंट थी ही थी, दूसरी आप और नोट कर लीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको किन किन की पूछी जा सकती है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर पूछा जाए कि Cl2O को ले लो, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ClO2, एज कंपेयर टू Cl2O6। जब आपने ऑक्सीडाइजिंग की बात की तो यहाँ पर एक मैं और बढ़ा देता हूँ, Cl2O7। तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्साइड की है, इनका भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बता दिया, ये भी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ऑक्सीडाइजिंग पावर भैया ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना, क्वेश्चन ना आए तो बताना। अब बताओ इसकी अपोज स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी क्या, अब आप ही बता दो ना यार, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब स्टेबिलिटी आप बता दो खट से। ऐसे जलवेदार क्लास होनी चाहिए ना। अब एक मैं बता रहा हूं तो कम से कम एक आप बता दीजिए तो मुझे भी आनंद मिलेगा। बताइए जल्दी से फटाफट। बताइए, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं कहूं तो Cl2O कम स्टेबल हो जाएगा, ClO2 और ज्यादा, Cl2O6 और ज्यादा, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपका Cl2O7, ठीक। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर अब आपको यहां दिखाई देगा, ये हो गया आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये हो गई आपकी स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी। ठीक, तो जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, दिख रही है, वो आपका कम स्टेबल होगा, यानी कि जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा तो निकल लेगा, रुक ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब स्टेबल तो कम हुआ ना। जो जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा वो स्टेबल कम हो जाएगा, अपनी की ऑक्सीजन उसने दे दी दूसरे को, जाओ निकल लो भाई, तो जब निकल लो तो मैं बर्बादी हो जाऊंगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा दीजिए। इसके बाद इंटर हेलोजन, समझ गए ना वर्मा जी, समझे? ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी वो वीक ऑक्सीडाइजिंग, जैसे जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो क्या करेगा, फट से ऑक्सीजन निकाल देगा, तो मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी फट से। ये चीज है और कोई बात नहीं। अब इसमें इंटर हेलोजन कंपाउंड को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक नाम है इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब भैया ये बताओ, इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन से होते हैं जो आपसी में मोहब्बत करें, अपने मोहल्ले में मुंह मारते घूमे, वो इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे हम कहें कि ICl इंटर हेलोजन कंपाउंड है, सुना है, ICl2 इंटर हेलोजन कंपाउंड है। तो इनका जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इनको आप इनकी ज्योमेट्री, इनकी हाइब्रिडाइजेशन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अलग तरीके से बता देता हूं। जैसे एक कैटेगरी अगर मैं कहूं तो CLF वाली कैटेगरी, जैसे एक पहले बड़ा लिखा जाएगा है, फिर छोटा, लाइन से बता दें, CLF हो गया, BRF NCERT में लिखे होंगे देखना, BRCL हो गया, ठीक है, ICL हो गया और IBR, पहले हमेशा बड़ा लिखा जाता है फिर छोटा। ये कैटेगरी एक होती XX डैश टाइप बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना अर्चिता, बताओ जगमोहन जी। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा CLF3 पढ़ा होगा, ऐसे ही आपने BRF3 पढ़ा होगा, ऐसे ही आपने IF3 पढ़ा होगा, ऐसे ही आपने ICL3 पढ़ा होगा। ये आपके X डैश 3 कैटेगरी में आते हैं, इनको याद रखना। इसी तरीके से आपको एक कैटेगरी और हो याद हो, CLF5 याद रखना, BRF5 याद रखना, ऐसे ही आपको IF5 याद रखना। ये कैटेगरी आपकी X डैश 5 कहलाती है। इसी तरीके से IF7 याद रखना, ठीक है, IF7 याद रखना, इसको हम लोग X डैश 7 कैटेगरी बोलते हैं। सही लिखा है मैंने जगमोहन जी? अब आप इनकी शेप, ज्योमेट्री क्या क्या पढ़ लेंगे इसमें। एक तो शेप जरूर पढ़िए, अब आप लोग इतने समझदार हैं। नंबर 2 ज्योमेट्री जरूर पढ़ लीजिएगा, ज्योमेट्री जरूर पढ़ लीजिएगा, और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो sp3d3 होगी, X5 वाले में बात करें तो क्या होगी, sp3d2 होगी, इसमें बात करें तो sp3d होगी। इसमें अगर हम लोग बात करें तो बताओ कोई लोग हाइब्रिडाइजेशन इसकी जल्दी से, क्या होगी, sp3 होगी, कुछ और होगी बताओ, इसमें बताओ जल्दी से, sp3, क्यों भाई बताओ यार, बताते नहीं, चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं, इस कंपाउंड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, Cl2 और ClO2 का जो मिक्सचर होता है इसका नाम बताइए। ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का नाम आपको पता है, इस मिक्सचर का नाम पता है, जल्दी बताओ। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, बताइए क्या बोलते हैं। नहीं पता, अब तक आ जाता। यू क्लोरीन बोलते हैं इसे, ठीक है, यू क्लोरीन बोलते हैं, यू क्लोरीन बोलते हैं। क्लोरीन का डाइऑक्साइड के मिक्सचर को यू क्लोरीन बोला जाता है। वो CaOCl2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, वो ये नहीं होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान देना जो बहुत जरूरी है आपके लिए मुझे बताना, जैसे स्टार बना करके नोट कर देता हूँ, Cl का आयन है Cl3 पॉजिटिव आयन, सुना होगा आपने, Br3 पॉजिटिव आयन, I3 पॉजिटिव, ये पीजीटी में पूछे गए हैं, ICl2 पॉजिटिव और एक Br2 पॉजिटिव। इतने अगर आप नोट कर लो तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन रट लो कतई, sp3 आती है।
मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, आप खट से याद कर लो जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। दूसरे मतलब जो ये फटाफट याद रहे, ICl4 पॉजिटिव, इसी के साथ BrF4 पॉजिटिव और यहाँ पर I5 पॉजिटिव, ये जितने भी हैं इनके अंदर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आती है। अगर ये याद रहेंगे ना, मौके पर तुरंत काम आ जाएंगे, मौके पर तुरंत काम आ जाएंगे। इसी तरीके से ICl4 अब नेगेटिव लगाओगे हाइब्रिडेशन बढ़ जाएगी, ऐसे BrF4 नेगेटिव लगाओगे हाइब्रिडेशन बढ़ जाएगी, I5 लगाओगे हाइब्रिडेशन बढ़ जाएगी, मतलब sp3 अब D2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यहाँ पर। तो ऐसी चीजें आप याद रखना, ठीक है। अब आप हमें एक चीज और बताओ, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कार्बन को हम लोग हेलोएंस बोलते हैं ना, हेलोएंस बोलते हैं, फ्लोरो क्लोरो कार्बन को हेलोएंस भी बोलते हैं। तो ये बात भी आप याद रखना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द हेलोएंस, तो यहाँ पर हेलोन्स, हेलोन्स भी बोलते हैं, हेलोएंस भी बोलते हैं, जो आप समझो। हेलोएंस भी बोला जाता है, हेलोन्स, ठीक। हेलोन्स में अब आपके वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हमें शॉर्टकट में लिखना चाहें तो क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ब्रोमो कार्बन के कंपाउंड कहलाते हैं, कार्बन के कंपाउंड ये कहलाते हैं। सुना है ना, हेलोन्स सुना है आप लोगों ने, सुना है, शाबाश, वेरी गुड। तो अब इसमें आपने अगर देखा है तो मैंने बोला हेलोन, मान लो चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन दाग देता हूं, समझ में आ जाएगा भी आपको। मैंने बोला हेलोन, ठीक, हेलोन, ई लगाओ ना लगाओ वो बहुत बड़ी बात नहीं, कभी कुछ किताबों में लगी है कुछ में नहीं लगा, तो चलो मैं हेलोन लिख देता हूँ। हेलोन, हेलोन 1 2 1 1 कर देता हूँ, तो इसका मतलब हुआ एक कार्बन हो गया, 2 फ्लोरीन हो गया, 1 क्लोरीन हो गया, 1 ब्रोमीन हो गया, ये इसका मीनिंग है। ऐसे ही मान लो पूछा जाए कि बताओ भाई हेलोन, पेपर में आ ही जाए, मान लो 130 आ जाए, हेलोन 130 1 आ जाए, ये ऐसे आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी तो पहले रहना ही है, फिर एफ के 3, फिर Br का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको आ गया हेलोन, हेलोन 2402 आ जाए, 2402, अब बताइए यहां पर क्या करेंगे, 24 का मतलब C2 हो जाएगा, बताइए जल्दी, C2 हो गया, F कितने हो गए, 4 हो गए, और यहां पर क्लोरीन है नहीं, 0 कर दिया क्लोरीन, अब Br कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक जी। तो इनको नाम को आप जरूर याद रखिएगा। और दूसरी चीज है कि कुछ स्ट्रक्चर आप जरूर याद कर लेना जो जीरो ग्रुप में है, यानी कि अगर हम नोबल गैसेस की बात कर लेते हैं, है ना। क्लास आपको समझ में आई आज, अच्छी लगी क्लास, ये नहीं, ईमानदारी से बताइएगा कि नहीं। आप सोचो, हमने बात की नोबल गैसेस की, बताओ भाई, 18 ग्रुप एलिमेंट्स यहां ले लेते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, इनमें आपको जो मेन कंपाउंड पढ़ना है, बताओ कौन बताएगा। अगर हम आपसे पूछे कि नोबल गैस की अगर कंडीशन में आपसे ये कहा जाए कि ये बताओ कि इनको इनर्ट क्यों बोला जाता है, जेनॉन, यस वेरी गुड, जेनॉन के कंपाउंड हैं। तो अगर हम लोग नोबल गैसेस में, नोबल गैसेस में जेनॉन के कंपाउंड को देखें, जेनॉन कंपाउंड यही सबसे ज़्यादा पीजीटीज में आते हैं, यही सबसे ज़्यादा पीजीटीज में आते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये जानना आपके लिए चाहिए, ये मोनो एटॉमिक है डाई एटॉमिक, पहले तो ये बताइए इनका सीपी अपॉन सीबी जो रेशियो है वो कितना होता है, 1.66 होगा। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन जरूर आता है। इनके एमपी बीपी जो होते हैं, एमपी एंड बीपी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लो होते हैं, लोएस्ट कर देता हूं, ठीक है। ये इनर्ट गैसेस कहलाते हैं, इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड होती है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है,
ये बात आप नोट करके रखिए, और पता भी है नोट क्या करना है, ये सब बातें पता है। अब जेनॉन के कंपाउंड की मेनली बात करते हैं। देखिए अगर हम लोगों ने जेनॉन लिया और इसमें हमने फ्लोरीन डाल दिया, अब हमने टेम्परेचर का वेरिएशन करके, है ना, एक वेसल के अंदर जो है, इसमें निकल की वेसल ले लीजिए, आप निकल की वेसल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निकल की वेसल में हमने हीट करना शुरू किया। अगर हमने टेम्परेचर लगभग 400 के आसपास दिया तो कंडीशन नंबर 1 हो सकती है कि अगर 2:1 का मिक्सचर रहा तो XeF2 बन जाएगा। ठीक है, जेनॉन यहाँ पर क्या रहे, जेनॉन 1 रहे, वो 2 रहे, उल्टा लिख गया है, यानी कि 1:2 का मिक्सचर रहा तो ये बन जाएगा। और अगर 1:4 का मिक्सचर रहा, 1:4 का मिक्सचर रहा तो XeF4 बन जाएगा। 1:6 का मिक्सचर रहा तो आपका कंपाउंड बन जाएगा XeF6 बन जाएगा। तो कुछ किताबें से ऐसे भी बोलती हैं कि हमने यहाँ पर ये मिक्सचर 2:1 का लिया है, 1:5 का भी कर देते हैं, कभी 5 गुना लेकर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 20। ठीक, तो ये बात आप नोट कर लेना, कहीं कंफ्यूजन आपका बन जाए तो ये आप मन में, फिलहाल ये रेशियो के चक्कर में आप ना ही फंसिए, तो मैं तो कहूँगा ज़्यादा बेटर रहेगा। रेशियो के चक्कर में ना फंसो, ज़्यादा बेटर रहेगा, कहीं कंफ्यूजन आप पैदा कर लोगे अपने लिए। एक तो और छोटी छोटी 3-4 रिएक्शन और पढ़ लेना, जो सब एनसीईआरटी की हैं, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है ये रिएक्शन सब एनसीईआरटी में दे रखी है। XE लिया मैंने, और F2 की रिएक्शन, 2XeF2 की रिएक्शन अगर मैं वाटर से कराता हूँ, 2H2O से कराता हूँ, तो यहाँ पर आपका 2XE बनता है, साथ में आपका 4HF बनता है, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है। उसके बाद अगर हम लोग 3XeF4 की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ 6 वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं, और कंपाउंड यहाँ पर याद है आपको 2XE बनता है, XeO3 बनता है, और यहाँ 12HF बनता है, और साथ में बनते हैं 1.5, मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना, चेक कर लेना, मुझे जो याद आ रही है मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बैलेंसिंग पे बहुत ज़्यादा परेशान ना होना। XeF6 अगर वाटर से हाइड्रोलाइज करा दूं, एक्सेस ऑफ वाटर से कराऊंगा 6, तो यही पूछी भी जाती है अक्सर, तो XeO3 बनता है, बाकी 6HF बनता है। इनको बैलेंसिंग का जरा देख लेना आप लोग, वो उसके लिए ये ना कहना कि या तो अनुज सर को नहीं आती है, उन्हें आती नहीं तो उन्हें बताई क्यों। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, बैलेंसिंग मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बन रहा है वो है, वो मेन है, बस उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। यहाँ सबसे ज्यादा ये है, ये है, ये कंपाउंड है, और यहाँ ये कंपाउंड, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस वही चीज़ है। इसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन भी जरूर याद रखनी है, क्योंकि आपका टेस्ट भी लगा हुआ है 10-15 पर, माइंड को सेट भी आपको करना पड़ेगा, तो माइंड भी सेट होना जरूरी है। देखो अगर मैंने ये वाला डायग्राम लिया, बताओ ये किस पे हाइब्रिडाइजेशन, अपने आप बताओ। सबसे पहले ये मैंने नंबर 1 XE लिया, यहाँ पर F लिखा, बताओ ये किसका डायग्राम है, जल्दी अब आप बोलिए फटाफट। ये लप्पू मैंने 2 लगाए, और ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। शेप इसकी आएगी आपकी, शेप हम लोग बोलेंगे, शेप इसकी लीनियर आती है, ठीक है, शेप इसकी लीनियर, और जियोमेट्री जो होती है इसकी टेट्राहेड्रल कहलाती है, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहलाती, सॉरी, ट्राइगोनल 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 बाइपिरामिडल कहलाती, बाई पिरामिड, ध्यान देना, ठीक। एक बात, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल याद रखना, ज्योमेट्री और शेप में। इसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है XeF4 का आ जाता है, तो यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F हो जाता है, और एक लप्पू ऊपर और एक लप्पू नीचे। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होनी चाहिए, sp3 आपकी D2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। शेप की बात करें तो शेप बताइए, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी, शेप इसकी स्क्वायर प्लेनर आ जाती है। आज सब लोग शेप की बात जान लो। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल आती है, ऑक्टाहेड्रल आती है। बोलो एक बार, समझ में आ रहा है ना, अनुज सर की जय बोलो एक बार। बोले यार अजीब टीचर अपनी जय बोलवा रहा है। अरे मेरे कहने का तात्पर्य ये कि अच्छा लग रहा है आपको, परेशान तो नहीं हो रहे हो। मैं तो यूं ही मजाक में कुछ भी कह लेता हूं, जिससे कि आप कम से कम इंटरेस्ट रखें, अपना थोड़ा इंटरेस्ट बरकरार रखें, अपने को जिंदा रखें, इसी बहाने कम से कम बोल लोगे यार,
चलो ये बताइए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पर शेप की अगर मैं बात करता हूँ तो शेप और ज्योमेट्री यहाँ सेम चलेगी, शेप और ज्योमेट्री सेम चलेगी, ठीक है। दोनों में एक ही बात आएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टा, वैसे तो ऑक्टा ही रहेगी लेकिन वो बिगड़ चुकी इसलिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही बोली जाएगी, वो मामला खराब हो चुका है इसका, ठीक है। दीवानी हो गई है शेप, जैसे बाप घर पे बैठे तो सिर मुंडा ही रहता है, नीचे की तरफ झुका ही रहता है, वैसे इसके बाप यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो ये बेचारे मुंडी नीचे घुमाए बैठे हुए। तो ध्यान देना। ये बताओ एक्स ई है, यहाँ पर ये है, ये ए है, ये ए है, ये ऐसे फिर यूं करके दिखाओ। देखो बताओ ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, यहाँ पर आएगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। शेप कैसी आएगी, शेप आएगी आपकी टी शेप, टी शेप आएगी यहाँ पर, तो यहाँ लिख लो टी शेप, ठीक है। वेरी गुड। ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्योमेट्री कैसी आएगी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। अब दूसरी बात यहां पर आ जाएगी, एक्स ई एफ, यहां पर एफ, यहां पर एफ, यहां पर एफ, और यहां पर आप लगा दो मान लो एफ, और यहां पर लगा दो एक्सी ओ लगाओ, एक्सी ओ F4 बनाओ, ओ लगा लो यहाँ पर, ये ओ लगा लो और नीचे एक लोन पेयर जाने दो। तो ये हो गया आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप की अगर हम लोग बात करें तो शेप आएगी इसमें, शेप बताओ कोई लोग कैसी आएगी, स्क्वायर पिरामिडल आएगी, नहीं शेप आएगी, हाँ स्क्वायर पिरामिडल आएगी, स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिड आएगी, पिरामिड, ठीक है। थोड़ा सा पेज इधर बढ़ा लेते हैं, स्क्वायर पिरामिड आ गई, ठीक। पिरामिडल यहाँ भी कर दो, जगह मिल गई, पिरामिडल। और ज्योमेट्री बताओगे, ज्योमेट्री इसकी आएगी ऑक्टा हिड्रल, ठीक है। एक तो याद रखना। दूसरी चीज एक और आप याद कर लो, XeO3 का डायग्राम भी पूछ लेते हैं, XeO3, XeO3 का भी पूछ लेते हैं। तो XeO3 में क्या होगा आपको पता होना चाहिए, Xe टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री और पिरामिडल शेप होती है। तो आप यहां पर XeO3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप इसकी पिरामिडल है, शेप पिरामिडल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये बताओ नोबल गैस में सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम याद है, जेनॉन कंपाउंड जो है, जेनॉन कंपाउंड किसने डिस्कवर किया था, एन बार्टलेट ने किया था, एन बार्टलेट, याद आया, जेनॉन कंपाउंड एन बार्टलेट ने डिस्कवर किया था। और इन्होंने जो नील बार्टलेट बोलते हैं पूरा, इन्होंने जो कंपाउंड डिस्कवर किया था वो किसकी हेल्प से, O2 पॉजिटिव और PTF6 नेगेटिव, इसके हिसाब से इन्होंने इस कंपाउंड को डिस्कवर किया था। इसी के तर्ज पर कंपाउंड बना था जेनॉन पॉजिटिव और PTF6 नेगेटिव, यही तो बनाया था, याद आया आपको, याद आया, यही कंपाउंड की मदद से इन्होंने डिस्कवरी की थी। रीजन मेन था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनका मेन कंसेप्ट था कि अगर हम लोग ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने चेक की तो वो कितनी निकल के आई, वो आई थी 1180 किलोजूल, यही है ना, किलोजूल एनसीईआरटी में लिखा होगा। और जेनॉन की 70 के आसपास थी, तो इसके जेनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो 1170 किलोजूल, तो जो लगभग बराबर थी। तो रिएक्शन करा करके उनने देखी तो देखा कंपाउंड बन गया और बस कहानी ढेर कर दी उन्होंने तुरंत ही। तो ये चीज आपको नोट करनी चाहिए। ये मैंने आपको अपना जो भी तरीका था वो बताया कि भाई इस चीज को आप जरूर याद रखिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको कल करा दूंगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, DF ब्लॉक करा दूंगा। और दूसरी चीज आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने टेस्ट की तैयारी करते रहिए। मैं टेस्ट अब थोड़ा शेड्यूल चेंज कर रहा हूं। आज मैंने किसका लिया है टेस्ट, एस ब्लॉक का,
एस ब्लॉक का रिएक्शन इसमें बतानी है तो रिएक्शन बता दूंगा और डीएफ ब्लॉक समझा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी इसी में मैं बता दूंगा, यहां लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, अगले पन्ने पे अच्छा ले आऊंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक, ठीक। ये बात आप नोट करिएगा, सही है। तो डीएफ ब्लॉक बताऊंगा, ये सब चीजें बताऊंगा, पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। टेस्ट का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज किया है, आज एस ब्लॉक हो जाएगा और आपका पी ब्लॉक की डेट मैंने चेंज की ना, पी ब्लॉक थोड़ा आगे बढ़ाया है, पी ब्लॉक थोड़ा आगे बढ़ा है, क्वेश्चन बनाने में समय लग रहा है, क्वेश्चन बनाने में समय लग रहा है। मैं पी ब्लॉक का इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, फिर डीएफ का दूंगा। ठीक, ओके, गुड नाइट। टेस्ट दीजिए सभी लोग। आपके फोल्डर में सुपर 60 में एस ब्लॉक के नाम से टेस्ट पड़ा हुआ है। टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट का समय है। धैर्य के साथ में टेस्ट दीजिएगा। परफॉर्मेंस बेस्ट आपकी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं करिएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। टेस्ट दीजिए और रिजल्ट देखिए, कोशिश करिए सभी लोग टेस्ट दें और अपना रिजल्ट देखिए कि आपकी मेहनत आखिरकार कहां तक जा रही है।